हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में इंडस्ट्रियल लॉ का यूनिट 3 से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का मीनिंग, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेबिलिटी एंड प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप यूनिट 1 का वीडियोज़ नहीं देखे हैं, 2 का नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ उसे भी देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 extend to the whole of India and regulates Indian labor law so far so that concern trade unions as well as individual वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री। ये जो एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये पूरी इंडिया में चलता है, पूरी इंडिया में लागू होता है एंड ये रेगुलेट्स करता है इंडियन लेबर लॉ को, जो कि कंसर्न्स करता है ट्रेड यूनियन एज वेल एज इंडिविजुअल वर्कमैन एम्प्लॉयड को। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी भी इंडस्ट्री में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडियन मेनलैंड, वो टेरिटरी ऑफ इंडियन मेनलैंड जो है उनके साथ इट कैम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1947। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो है ये 1 अप्रैल 1947 में लागू किया गया था। ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट Acts 1947. The main objective of the Industrial Disputes Act 1947 is to investigate and thereafter come to a settlement of any industrial disputes. Industrial Disputes Act 1947 का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इन्वेस्टिगेट करना, उसके बाद उसे किसी भी डिस्प्यूट्स का इन्वेस्टिगेट करना और उसे सेटलमेंट करना, किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, जो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ के बीच में बेसिकली होता है, उसे ख़त्म करना, ओवरकम करना। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज इनएक्टेड विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ परमानेंट मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का वो इनएक्टेड, वो बनाया गया था, उसका मेन यही पर्पस था कि परमानेंट मशीनरी जो आपका एक शांति माहौल है उसे वो प्रोवाइड किया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को ख़त्म किया जाए, विच हैड बिकम अ कॉमन फीचर, जिसका एक फीचर्स, कॉमन फीचर्स बना ड्यू टू इंडस्ट्रियल अनरेस्ट इन द वेक ऑफ पास्ट वार प्रॉब्लम्स अराइजिंग। जो कि एक इंडस्ट्रियल अनरेस्ट बना, वेकअप हुआ पोस्ट वार प्रॉब्लम्स का जो अराइजिंग हुआ ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्राइफ बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, जो कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में बेसिकली वार्स होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो है बनाया गया है। प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट आर एज फॉलोज। जो इनके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है द प्रोमोशन ऑफ मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एमिटी एंड गुड रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। जो एक अच्छा रिलेशंस को प्रमोशंस करता है, मेजर्स करता है एंड ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एमिटी एंड गुड रिलेशंस प्रोवाइड करते हैं बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच, एम्प्लॉय के बीच। इन इन्वेस्टिगेशंस एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। जो भी एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसका इन्वेस्टिगेशंस करना और उसे एक सेटलमेंट करना। एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन एंड बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, जो वर्क एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय के बीच होते हैं और
वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में होते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, जो एक प्रिवेंशंस और इलीगल जो स्ट्राइक्स होते हैं कंपनी में, इंडस्ट्रीज़ में लॉकआउट्स हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए ये एक्ट 1947 बनाया गया है। रिलीफ टू वर्कर्स इन द मैटर्स ऑफ ले ऑफ एंड रिट्रीचमेंट। मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का जो मशीनरी सेटलमेंट के लिए हैं वो पहला है वर्क्स कमेटी। इन केस ऑफ एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, इन केस अगर एक इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट होते हैं इन विच, जिसमें ऑन 100 और मोर वर्कमैन, जिसमें 100 और 100 से ज़्यादा आर एम्प्लॉयड, 100 या 100 से ज़्यादा वर्कमैन एम्प्लॉय करते हैं, काम करते हैं, और हैव बीन एम्प्लॉयड, अगर काम कर रहे हैं ऑन एनी डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, और लगातार 12 महीना तक कोई भी कंपनी में इस तरीके से काम चल रहा है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बी जनरल, उसमें जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो जनरल हो सकता है, और स्पेशल ऑर्डर रिक्वायर द एम्प्लॉयर, और ये एम्प्लॉयर्स के लिए स्पेशल ऑर्डर रिक्वायर्ड हो सकता है टू कंस्टिट्यूट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, एक प्रिस्क्राइब मैनर में कंस्टिट्यूट हो सकता है। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच नंबर ऑफ पर्सन्स एज इट थिंक्स फिट, ये कॉन्सिलिएशंस ऑफिसर्स जो हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर सकते हैं सच नंबर ऑफ पर्सन्स, एक नंबर ऑफ पर्सन्स को अपॉइंटमेंट करते हैं एज इट थिंक्स फिट, जैसा वो फिट होते हैं। टू बी कंसिलिएशंस ऑफिसर्स, एक कंसिलिएशंस ऑफिसर्स बनने के लिए जैसा फिट होता है वैसे अपॉइंटमेंट करते हैं। बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, एक नोटिफिकेशंस के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में एक कंसिलिएशन ऑफिसर में बी अपॉइंटेड, एक कंसिलिएशंस ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट किए जा सकते हैं फॉर आ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज़, एक स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज़ के लिए, इन आ स्पेसिफाइड एरिया, किसी भी एक स्पेसिफाइड एरिया में, और फॉर वन, और किसी भी एक और मोर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज़ एंड आइदर परमानेंटली और फॉर आ लिमिटेड पीरियड, या तो वो एक स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के लिए भी हो सकता है, और वो जो कंसिलिएशंस ऑफिसर्स होगा वो या तो परमानेंट अपॉइंटमेंट किए जाएंगे या तो उसका कुछ एक लिमिटेड टाइम्स के लिए भी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। लेबर्स कोर्ट, ए लेबर कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली, ए लेबर कोर्ट में सिर्फ एक ही पर्सन्स को कंसिस्ट किए जाते हैं। टू बी अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट करने के लिए बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी एक ही पर्सन्स को कंसिस्ट किए जाते हैं, अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज द प्रीसीडिंग ऑफिसर्स ऑफ आ ट्रिब्यूनल अनलेस, एक जो पर्सन्स होगा वो क्वालिफाइड, जरूरी नहीं कि वो वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए अपॉइंटमेंट करने के लिए एक ट्रिब्यूनल ऑफिसर्स की तरह, और हैज़ बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, या तो पहले से वो कोई भी जज था या तो फिर हाई कोर्ट का जज है। फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years, और उसका कोई भी पीरियड जो है 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। बीन आ डिस्ट्रिक्ट जज, या तो वो पहले से डिस्ट्रिक्ट जज हैं, और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, या तो फिर कोई एक एडिशनल वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं। ट्रिब्यूनल, ए ट्रिब्यूनल सेल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन्स ओनली, एक ट्रिब्यूनल्स के लिए जो है जो सिर्फ कंसिस्ट किए जाते हैं एक ही पर्सन्स को टू बी अपॉइंटेड, अपॉइंटेड करने के लिए बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसमें भी वही है
कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी एक ही पर्सन्स को कंसिस्ट किए जाते हैं, अपॉइंटमेंट किए जाते हैं एक ट्रिब्यूनल ऑफिसर्स के लिए। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड, और वो पर्सन्स क्वालिफाइड की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट करने के लिए एज द प्रीसीडिंग ऑफिसर्स ऑफ अ ट्रिब्यूनल अनलेस, एक ट्रिब्यूनल ऑफिसर्स बनने के लिए उसका क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। और हैज़ बीन जज ऑफ हाई कोर्ट, या तो वो पहले से जज था या तो फिर हाई कोर्ट का जज है। फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर्स, और उसका पीरियड जो है 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। बिन आ डिस्ट्रिक्ट जज, एक डिस्ट्रिक्ट जज होने के लिए, एंड और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, या तो फिर पहले से वो एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं। इन ऑफिसर ऑफ इंडिविजुअल इंडियन लीगल सर्विस, एक ऑफिसर्स इंडियन लीगल सर्विस का इन ग्रेड 3 और ग्रेड 3 में होना चाहिए विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ इन द ग्रेड। नेशनल ट्रिब्यूनल्स, ए नेशनल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन्स ओनली, एक नेशनल ट्रिब्यूनल्स होने के लिए भी एक ही पर्सन्स कंसिस्ट होना चाहिए। टू बी अपॉइंटेड, और अपॉइंटेड किया जाना चाहिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा उसे अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड, एक पर्सन क्वालिफाइड नहीं कर सकता है फॉर अपॉइंटमेंट करने के लिए एज द प्रीसीडिंग ऑफिसर ऑफ अ नेशनल ट्रिब्यूनल 62। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक नोटिफिकेशन कर सकता है ऑफिशियल गजट में। कॉन्स्टिट्यूट 1 और मोर, कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है एक या एक से ज़्यादा नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स को फॉर द एडजुडिकेशंस के लिए ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स का, विच इन, जिसमें द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स का ओपिनियंस इन्वॉल्व्स क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, इन्वॉल्व्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतने ही तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।